मेरा नाम आसिफ है और ये जो कहानी अब सुनने जा रहे हैं वो किसी अफसाने का हिस्सा नहीं। ये एक हकीकत है, एक ऐसी हकीकत जो मैं चाहकर भी कभी नहीं भुला सका। ये वाकया आज से तकरीबन 5 साल पहले पेश आया, जब मेरी और फायजा की शादी को सिर्फ 15 दिन हुए थे। हम दोनों नई जिंदगी शुरू करने के ख्वाबों में गुम थे। लाहौर की मसरूफ जिंदगी, महदूद बजट और एक पुरअमन घर की तलाश, ये सब मिलकर हमारे लिए काफी मुश्किल पैदा कर रहे थे। हम रोजाना शाम के वक्त दफ्तर से वापसी पर किराए के मकान तलाश करते। कई जगहें देखें, कुछ बहुत महंगी थीं, कुछ तंग, कुछ बेरौनक। लेकिन एक दिन एक प्रॉपर्टी डीलर ने हमें एक ऐसा मकान दिखाया जिसे देखकर हैरत भी हुई और दिल भी थोड़ा डरा। वो मकान एक निस्बतन पुराने मगर खामोश इलाके में था, जहां न ज्यादा ट्रैफिक थी, न गली में कोई शोर शराबा। मकान का बैरूनी हिस्सा पुराना जरूर था, लेकिन अंदर दाखिल होते ही अजीब सा सुकून महसूस हुआ। बड़ा सा सहन, सामने 3 कमरे, एक छोटा सा किचन और पीछे सीढ़ियां जो सीधा छत की तरफ जाती थी। फायजा का चेहरा खुशी से चमक उठा। इसने कहा, यही है वो घर जिसका हम सोच रहे थे। सादगी भी है, जगह भी है और मोहल्ला भी पुरसुकून है। मैं भी काफी मुतासिर हुआ, लेकिन मेरे दिल के एक कोने में हल्की सी बेचैनी जरूर थी। वजह शायद घर की खामोशी थी, या शायद कुछ और जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। जब हम मालिक मकान से मिले तो वो एक 70 साल के करीब का खामोश, अंदर ही अंदर बिखरा हुआ सा इंसान लगा। इसने हमें घर का जायजा लेने दिया, सवाल कम किए, लेकिन एक बात आखिर में बड़ी अजीब कही। इसने नरमी से कहा, बस एक बात याद रखना, रात को छत पर ना जाना, बाकी घर मुकम्मल महफूज है। मैंने हल्का सा कहकहा लगाया, जैसे मजाक समझा हो। मैंने पूछा, क्यों चाचा जी, छत पर किया है? इसने सिर्फ इतना कहा, बस वैसे ही। पुरानी दीवारें हैं, छत खस्ता है, रात को चढ़ना खतरनाक हो सकता है। फायजा ने मेरी तरफ देखा और फिर हम दोनों ने बात को नजरअंदाज कर दिया। हमने किराया तय किया और अगले ही दिन शिफ्ट हो गए। पहला दिन गुजरा, घर साफ किया, सामान रखा और फायजा ने नए किचन में अपनी पसंद की चाय बनाई। सहन में बैठकर हम दोनों ने शाम को साथ चाय पी, ख्वाब बने, हंसी मजाक किया और ये भूल गए कि हम किसी अजनबी जगह पर रह रहे हैं। फायजा बार बार कहती, आसिफ ये जगह कितनी पुरसुकून है ना, मुझे लगता है हम यहाँ लंबे अरसे तक रहेंगे। मैंने भी कहा, हाँ अल्लाह करे, लेकिन ये सुकून सिर्फ 2 दिन रहा। तीसरी रात तकरीबन 3 बजे के करीब फायजा की चीख से मेरी आंख खिल गई। वो सख्त घबराई हुई, पसीने में शराबूर और कांपती हुई कह रही थी, आसिफ, आसिफ। मैंने अभी छत से बच्चे के रोने की आवाज सुनी है। बहुत वाज़े आवाज थी, मैं सच कह रही हूं। मैंने इसे फौरन थपकी दी, पानी दिया और तसल्ली दी। दिल तो मेरा भी धक धक कर रहा था, लेकिन मैंने खुद को मजबूत रखा। मैंने कहा, फायजा रात है, शायद कोई ख्वाब देखा होगा, बाहर से कोई आवाज आई होगी। ये मोहल्ला पुराना है, गिल्ली तंग है, आवाजें गूंजती है। फिक्र मत करो, सब ठीक है। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे भी बेचैनी हो रही थी। दिल कहता था कि कुछ तो है इस मकान में जो हमारी नजरों से छुपा हुआ है। वो रात बहुत भारी गुजरी। फायजा मुझसे लिपट कर सोई और मैं पूरी रात जागता रहा। ना बाहर गया, ना छत की तरफ देखा, बस दिल में एक अनजान सा खौफ खामोशी से कदम जमा रहा था। उगल सुबह हमने खुद को नॉर्मल जाहिर करने की कोशिश की, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फायजा ने नाश्ता बनाया और मैं दफ्तर चला गया, लेकिन सच कहूं तो सारा दिन दिमाग में वही बात चलती रही। बच्चे के रोने की आवाज, फायजा की हालत और रात की खामोशी, ये सब मेरे जहन में धुंध की तरह छाया रहा। शाम को घर वापस आया तो फायजा खामोश थी, ना पहले जैसी मुस्कुराहट, ना चहक। मैंने बात बदलने की कोशिश की, पर इसने एक बात कही जो मेरे रूंगटे खड़े कर गई। इसने कहा, आसिफ, आज दोपहर को मैंने किचन की खिड़की बंद की थी, लेकिन जब मैं वापस आई तो वो खिली हुई थी। मैंने फौरन खिड़की देखी, वाकई वो हल्की सी खिली थी। मैंने दिल ही दिल में खुद को समझाया कि शायद लाक सही ना लगा हो, लेकिन अब शक दिल में जुड़े पक्का रहा था। रात को हमने खास तौर पर तमाम खिड़कियां, दरवाजे लॉक किए, लाइट्स बंद की और बिस्तर पर लेट गए। रात के तकरीबन 3:30 बजे एक बार फिर फायजा ने मुझे जगाया। इसकी आवाज बहुत मध्यम थी, जैसे सांस लेना मुश्किल हो। इसने कहा, आसिफ, मुझे लग रहा है जैसे कमरे के बाहर कोई चल रहा है। दरवाजे के करीब कोई आहिस्ता आहिस्ता कदम रख रहा है। मैं फौरन उठा, कान लगाकर सुना, और हाँ, जैसे कोई पांव घसीटता हुआ चल रहा हो। मैंने नरमी से दरवाजा खोला। बाहर सहन मुकम्मल सुनसान, सिर्फ ठंडी हवा का झोंका और खामोशी। लेकिन फर्श पर जो मंजर देखा, इसने जिस्म में सर्द लहर दौड़ा दी। दरवाजे के निचले हिस्से पर छोटे छोटे नाखूनों के खराश जैसे निशान थे, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई बच्चा दरवाजा नोच रहा हो। मैंने रोशनी की चारों तरफ देखा, कुछ भी नहीं।
लेकिन दिल कह रहा था कि कोई है जो हमें देख रहा है, सुन रहा है और शायद हमारे साथ खेल खेल रहा है। इस रात सोने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। फाइजा मेरे साथ लिपटी रही और हम दोनों बस छत की तरफ देखते रहे और ये सोचते रहे कि वो छत, वही छत, आखिर क्या छुपा रही है। इस रात कमरे की रोशनी बंद थी, सिर्फ बाहर गिल्ली का हल्का सा पीला बल्ब नजर आ रहा था। जैसे ही आंखें बंद होने लगे, अचानक हमें दरवाजे की कुंडी हिलने की आवाज आई, बिल्कुल वाज़े जैसे कोई जोर से खींच रहा हो। मैं झट से उठा, रोशनी आन की बाहर निकला और सब कुछ खामोश, लेकिन फर्श पर नमी के निशान थे, जैसे किसी ने गीली उंगलियों से दरवाजा छुआ हो। फाइजा की हालत और भी खराब थी। वो बार बार पढ़ाई कर रही थी और कह रही थी, ये सब वहम नहीं आसिफ, ये घर ठीक नहीं है, हमें यहां नहीं रहना चाहिए। मैंने इसे तसल्ली दी, लेकिन दिल से अब मैं भी डरने लगा था। अगली सुबह जब मैं दफ्तर जा रहा था तो पड़ोस की एक बूढ़ी अम्मा ने मुझे रोक कर कहा, बेटा नई जगह हो, कुछ भी हो जाए, शाम ढलने के बाद छत पर मत जाना। मैं सुआन हो गया। मैंने कुछ नहीं पूछा, बस सर हिलाकर निकल गया। अब वही जुमला जो मालिक मकान ने कहा था हर वक्त दिमाग में गूंजने लगा। रात को छत पर न जान। अब हमें इस घर में एक एक रात भारी लगने लगी थी। दिन में सब कुछ मामूल के मुताबिक होता, लेकिन शाम होते ही जैसे फिजा बदल जाती, खामोशी कुछ ज्यादा गहरी हो जाती, रोशनी कम लगने लगती और दर ओ दीवार जैसे कुछ कहना चाहते हो। सातवीं रात मेरी जिंदगी की वो रात थी जिसने मेरी सोच, मेरा ईमान और मेरे वजूद को झंझोड़ कर रख दिया। हम बिस्तर पर लेटे हुए थे। फाइजा ने कुरान मजीद की तिलावत कर ली थी, मैंने भी दुरूद शरीफ पढ़ा, क्योंकि अब नींद से ज्यादा हम दोनों को तहफ्फुज़ की जरूरत महसूस होती थी। वक्त गुजरता गया। मैं शायद थोड़ी देर को सो गया था कि अचानक फाइजा की जोरदार चीख से मेरी आंख खिली। वो बिस्तर के कोने में दबकी हुई थी, इसका चेहरा जर्द, आंखें खौफ से बाहर को निकली हुई और हाथ कांप रहे थे। मैं घबरा कर उसके करीब गया। इसने कांपती आवाज में कहा, आसिफ, वो बच्ची, वो हमारे बेड के पास खड़ी थी, सफेद लिबास में, इसके बाल बिखरे हुए थे और वो मुझे बस घोर रही थी। इसकी आंखें बिल्कुल सियाह थीं। मैं चंद लम्हे कुछ बोल ही ना सका। मेरे हाथ खुद भी लरजने लगे। मैंने फौरी तौर पर कमरे की सारी रोशनियां ऑन कर दें। पूरे कमरे में कुछ भी नहीं था, लेकिन जो ठंडक बिस्तर पर महसूस हुई वो आम नहीं थी, जैसे कोई अभी अभी वहां से हटा हो। मैंने कमरे का दरवाजा खोला, बाहर निकला, हर कोना छाना, लेकिन हर तरफ सिर्फ खामोशी थी। हम दोनों ने इस रात सोने की कोशिश नहीं की। फाइजा मुसलसल दुरूद पढ़ती रही और मैं छत की सीढ़ियों को घूरता रहा। इस वक्त एक बात मुझे शिद्दत से महसूस हुई कि कोई कुछ है जो इस मकान में हमारे साथ रह रहा है, और अब वो खुद को छुपाने के बजाय हमें अपनी मौजूदगी दिखाने लगा है। अगली सुबह सूरज निकला तो जैसे जिंदगी कुछ नॉर्मल हुई, लेकिन फाइजा का चेहरा बीमार लगने लगा था। इसने कहा, मैं यहाँ एक दिन भी नहीं रहना चाहती। मैंने इसे वदा किया कि हम जल्दी से ये मकान छोड़ देंगे, लेकिन दिल में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे हमें जाने नहीं दिया जाएगा। और तब जब हमने सामान बांधना शुरू किया, तब असल खौफ ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी। हमने फैसला कर लिया था कि अब हम एक लम्हा भी इस मकान में नहीं रुकेंगे। अगली सुबह हमने सामान समेटना शुरू किया, बैग्स बंद कर लिए, फ्रिज खाली कर दिया और सिर्फ चंद कपड़े रह गए थे जो मैं ऊपर छत के रस्सी पर डाले हुए भूल गया था। फाइजा बार बार कह रही थी, छत पर मत जाना आसिफ, मैं कह रही हूं मत जाना, लेकिन मैंने कहा, मैं सिर्फ 2 मिनट में वापस आता हूं और अगर तुम साथ चलोगी तो तुम्हें खुद भी सुकून मिलेगा। फाइजा हिचकिचाते हुए मेरे पीछे होली। हम आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़ने लगे। सीढ़ियों पर अजीब सी नमी थी, जैसे किसी ने पानी छिड़का हो, और हर कदम पर ऐसा लगता जैसे नीचे कुछ हरकत कर रहा हो। जब हम छत पर पहुंचे तो सूरज धुंधला हो चुका था, बादल छा रहे थे और हवा में सर्दी और नमी दोनों का मिला जला एहसास था। मैंने जल्दी से कपड़े उतारे और मुड़कर फाइजा को देखने लगा, जो सीढ़ियों की आखिरी ईंट के पास खड़ी थी, लेकिन इसकी आंखें किसी और तरफ जिमी हुई थीं। आसिफ, इसकी आवाज बहुत धीमी थी। वो बच्ची। मैंने फौरन इसकी नजर का ताकुब किया। छत के दूसरे किनारे पर एक छोटी सी लड़की खड़ी थी, सफेद लिबास में, बाल चेहरे पर बिखरे हुए और पीर नंगे। इसका चेहरा बिल्कुल सपाट था, ना कोई तासुर ना कोई जुम्बिश। इसकी आंखें मुकम्मल सियाह थीं, जैसे आंखें ही ना हो, सिर्फ खला हो। मैं वो मंजर देखकर जैसे जिम गया, ना आगे बढ़ सका ना पीछे हट सका। फाइजा की चीख ने मुझे होश दिलाया और मैंने फौरन इसका हाथ पकड़ा और सीढ़ियां उतरने लगा। हम भागते हुए नीचे आए, दरवाजा बंद किया और इसी वक्त दरवाजे के पीछे जोरदार दस्तक हुई। सिर्फ एक बार, फिर खामोशी, जैसे वो बस ये बताने आई हो कि मैं हूं।
और मैं कहीं नहीं गई। हमने अगले ही दिन वो मकान छोड़ दिया, किराया भी छोड़ दिया, सामान का कुछ हिस्सा भी। सिर्फ अपनी जान और होश सलामत लेकर निकल आए। हमने लाहौर के दूसरे किनारे पर एक छोटे से फ्लैट में रहना शुरू कर दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। आज भी जब कभी रात को फायजा नींद में करवट लेती है तो कभी चीख पड़ती है। इसके ख्वाबों में वही छत, वही बच्ची, वही सिया आंखें आती है। कभी कभी वो नींद में कहती है, आसिफ दरवाजा बंद करो, वो आ रही है। मैं कभी इसे जगाता हूं, कभी सिर्फ खामोशी से इसके माथे पर हाथ रखता हूं। लेकिन एक बात अब हम दोनों जानते हैं, कुछ खौफ, कुछ साए साथ नहीं छोड़ते। वो सिर्फ जगह नहीं बदलते, वो तुम्हारे अंदर घर बना लेते हैं।